तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे सिंपल पेंडुलम के लिए पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी। और अभी हम लोग जो मेथड यूज़ करने वाले हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं होगा, वो होगा काइनेमेटिक्स। मतलब जो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन है उसका यूज़ करते हुए हम लोग पॉइंट बी पर जो काइनेटिक एनर्जी के साथ जो एसोसिएटेड जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि वो सेम मिलता है या नहीं मिलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरह। तो हमने यहाँ पर सेम कंसिडर किया। सेम हमारा ये है पेंडुलम और ये है पेंडुलम का आर्म जिसकी जो लेंथ है वो है एल, और ये है बॉब जो कि है पॉइंट ए पर। और ये जो बॉब है वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आएगा और उसके डिस्प्लेसमेंट के लिए या फिर जब ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉब होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ आएगा। मतलब ग्रेविटी की वजह से यहाँ पर ग्रेविटी काम करेंगी जिसके वजह से जो बॉब होगा वो पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आएगा। और जब बॉब पॉइंट ए पर है तो उसकी जो लेंथ है वो है एल। और जब बॉब पॉइंट ए पर होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस एक्सिस, अब ये रेफरेंस एक्सिस क्या है या फिर वर्टिकल एक्सिस, सॉरी, ये जो वर्टिकल एक्सिस हमने डार्क लाइन से रिप्रेजेंट किया ये है वर्टिकल एक्सिस। तो जब बॉब पॉइंट ए पर होगा, जब बॉब पॉइंट ए पर होगा तो विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस जो बॉब जो एंगल जो सबस्टेंड करेगा वो होगा टीटा एंगल। टीटा एंगल बॉब सबस्टेंड करेगा जब बॉब पॉइंट ए पे होगा विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। तो यहाँ पर जो बॉब होगा वो होगा बॉब पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आएगा। तो कंसिडर कर लेते हैं हम लोग ये पोजीशन कंसिडर कर लेते हैं, ये एक पर्टिकुलर पोजीशन, मतलब बॉब मूव करते हुए पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आएगा और हम लोग ये इंटरमीडिएट पोजीशन यहाँ पर कंसिडर करें। तो अगर हम लोग ये पोजीशन कंसिडर करें तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कौन कौन से फोर्सेस बॉब पर एक्ट कर रहे होंगे। सबसे पहला फोर्स एक्ट कर रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है एम जी। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये बॉब के एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग देखें ये जो बॉब का जो एक्सेलरेशन है वो कुछ इस तरीके का कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स अगर रिस्पॉन्सिबल होता बॉब के एक्सेलरेशन के लिए तो जो बॉब का जो एक्सेलरेशन होता वो लीनियर पाथ फॉलो करता। मगर यहाँ पर जो बॉब का जो एक्सेलरेशन है वो कर्व पाथ फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है एम जी वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है बॉब के एक्सेलरेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा बॉब के एक्सेलरेशन के लिए, उसके लिए हम लोग बेसिकली ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उसको हम लोग दो कंपोनेंट में स्प्लिट कर देंगे। या फिर ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा एम जी, इसको हम लोग दो रिजल्टेंट कंपोनेंट कंसिडर करेंगे, एक पहला F1 और दूसरा F2। ये जो F1 है वो जो कंपोनेंट है वो है F1 फोर्स, और ये जो F2 कंपोनेंट है वो है, ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट वो है F2 फोर्स। तो ये जो F1 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है एम जी साइन अल्फ़ा, और ये जो F2 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है एम जी कॉस अल्फ़ा। जब बॉब ये पॉइंट पर होगा, मतलब जब ये बॉब की हमने ये पोजीशन कंसिडर की विथ रेस्पेक्ट टू, मतलब अगर हम लोग यहाँ पर अगर कंसिडर करें ये पोजीशन पे तो यहाँ पर जो F2 फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड है एम जी कॉस अल्फ़ा, और F1 जो फोर्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है एम जी साइन अल्फ़ा। तो यहाँ पर अगर हम लोग F2 फोर्स को अगर हम लोग यहाँ पर कंसिडर करें तो ये जो F2 फोर्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा। F2 फोर्स कैंसिल हो जाएगा, क्यों कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसके एक अपोजिट डायरेक्शन में भी फोर्स एक्ट करेगा जिसका मैग्नीट्यूड सेम होगा मगर डायरेक्शन अपोजिट होगा, जिसको हमने F3 फोर्स से कंसिडर करें, जिसका जो मैग्नीट्यूड है सेम है जो कि है एम जी कॉस अल्फ़ा मगर डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके वजह से जो F3 फोर्स होगा ये F2 फोर्स को कैंसिल कर देगा। तो ये जो दोनों जो फोर्सेस है वो हो जाएंगे कैंसिल। तो अल्टीमेटली, और ये जो फोर्स जो क्रिएट हो रहा है F3 फोर्स, ये जो बॉब का जो आर्म है उसके टेंशन की वजह से ये फोर्स क्रिएट हो रहा है F3 फोर्स। अभी बेसिकली ये दो फोर्सेस बचेंगे F1 फोर्स और एम जी फोर्स। तो यहाँ पर जो बॉब के जो एक्सेलरेशन के लिए जो फोर्स होगा वो होगा F1 फोर्स, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं जो F1 फोर्स का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से कि जो बॉब है वो कर्व पाथ फॉलो कर रहा होगा। मतलब ये जो बॉब का जो एक्सेलरेशन है वो कर्व पाथ फॉलो कर रहा है ये F1 फोर्स के वजह से, या फिर ये जो F1 फोर्स है वो बॉब के कर्व पाथ का, मतलब जो बॉब का जो एक्सेलरेशन है जो कि कर्व पाथ में हो रहा है उसके लिए ये F1 फोर्स रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये F1 फोर्स है, ये फोर्स के वजह से होगा बॉब का डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोग कंसिडर कर लेते हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इनफाइनेटसिमल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। बॉब का एक डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ, तो हमने ये बॉब का डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया। ये पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई की तरफ बॉब का डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत 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 स्मॉल है, जिसको हमने डी एस कंसिडर किया है। और ये जो डिस्प्लेसमेंट का जो बीच का जो एंगल जो बन रहा है, जो डिस्प्लेसमेंट का जो बीच का जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है डी अल्फ़ा। मतलब ये जो इनिशियली जो बॉब था वो था पॉइंट एक्स और डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो आया पॉइंट
वाई पर, और ये जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है एकदम स्मॉल है, इन्फाइनेटसिमल स्मॉल, और ये जो एंगल बन रहा है पॉइंट एक्स और पॉइंट वाई के बीच में जो कि बॉब का डिस्प्लेसमेंट है, वो जो एंगल है वो है डी अल्फ़ा। अभी अगर हम लोग देखें ये जो बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि मैंने बोला ये जो बॉब है वो कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, या फिर ये जो कर्व पाथ है वो एक आर्क के फॉर्म में। तो अगर हम लोग ये देखें ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये कुछ आर्क के फॉर्म में, और हमें मालूम है जो आर्क या फिर जो आर्क लेंथ है उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ ऑफ रेडियस और एंगल कितना सबस्टेंड कर रहा है रेडियस वो। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर जो लेंथ होगा, अगर हम लोग ये रेडियस की लेंथ कंसिडर करें तो जो रेडियस की जो लेंथ होगी वो होगी एल। मतलब ये जो बॉब का जो आर्म है वो है रेडियस और उसकी जो लेंथ है वो है एल। और ये जो एंगल जो सबस्टेंड हो रहा है मतलब एंगल सबस्टेंडेड बाय द रेडियस, तो यहाँ पे जो एंगल जो सबस्टेंड कर रहा है ये लेंथ एल वो है डी अल्फ़ा। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा डी एस इज इक्वल टू माइनस एल डी अल्फ़ा। लेंथ ऑफ द रेडियस, लेंथ ऑफ द रेडियस एंगल सबस्टेंडेड बाय द रेडियस आर्क लेंथ। तो ये जो डी एस होगा माइनस एल डी अल्फ़ा के बराबर में होगा। अभी अगर हम लोग यहाँ पर अगर डी एस, अगर ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर हम लोग कंसिडर करें, इसको जो डायरेक्शन है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और हमने ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मतलब ये जब बॉब पॉइंट ए पे था तो विथ रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस ये जो एंगल कवर कर रहा था वो था टीटा। और यहाँ पे हम लोग जो एंगल का जो मेजरमेंट ले रहे थे वो था काउंटर क्लॉकवाइज। और यहाँ पर जो बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट है वो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो नेगेटिव होगा, तो डी एस इज इक्वल टू माइनस एल डी अल्फ़ा, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट डायरेक्शन है एज़ कम्पेयर टू दी एंगल जो कि हम लोग कंसिडर कर रहे थे बॉब के लिए विद रेस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव हो जाएगा माइनस एल डी अल्फ़ा। अभी जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो ये डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो वर्क डन होगा वो भी बहुत कम होगा। तो जो वर्क डन है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं डी डब्ल्यू। और ये जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है वो है F1 फोर्स। तो यहाँ पे जो डी डब्ल्यू होगा वो F1 इंटू डी एस, जैसे कि हमें मालूम है जो वर्क डन होता है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग F1 कंसिडर करें तो F1 फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है एम जी साइन अल्फ़ा, और जो डी एस है उसका जो मैग्नीट्यूड है माइनस एल डी अल्फ़ा। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन अल्फ़ा डी अल्फ़ा। हम लोग इक्वेशन को अरेंज कर लेंगे। तो इतने से डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम लोग देखें ये जो इतना सी जो डिस्प्लेसमेंट है इनफाइनेटसिमल डिस्प्लेसमेंट डी एस डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन किया गया है वो है डी डब्ल्यू वर्क डन किया गया, और उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है माइनस एम जी एल साइन अल्फ़ा। तो पूरे डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के जितना भी जो पूरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसके लिए हम लोग कर देंगे स्मॉल वर्क डन को इंटीग्रेट। तो हम लोग सेम ये जो डी डब्ल्यू जो वर्क डन होगा उसको हम लोग कर देंगे इंटीग्रेट, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू की मैग्नीट्यूड सब्सटीट्यूट कर देंगे, डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू टीटा डिग्री माइनस एम जी एल साइन अल्फ़ा बाई डी अल्फ़ा। अभी यहाँ पे हम लोग जो इंटीग्रेट कर रहे हैं वो कर रहे हैं अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में, और यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो जितने भी जो बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हर एक डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल है वो है अल्फ़ा। यहाँ पे हमने पॉइंट एक्स से पॉइंट वाई तक के जो बॉब का जो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर किया था वो था डी अल्फ़ा। तो ऐसे जितने भी जो डिस्प्लेसमेंट हो गए हर एक डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल होगा वो होगा अल्फ़ा। तो हम लोग विद रेस्पेक्ट टू अल्फ़ा इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग देखें जब ये बॉब वर्टिकल एक्सिस के एकदम क्लोज में होगा तो जो अल्फ़ा होगा वो होगा 0, और जब ये बॉब पॉइंट ए पर होगा तो उस केस में जो अल्फ़ा होगा वो होगा टीटा। जैसे कि मैंने बोला था जब बॉब पॉइंट ए पे है तो वो वर्टिकल एक्सिस के रेस्पेक्ट में टीटा एंगल कवर कर रहा है। तो यहाँ पर जब बॉब पॉइंट ए पर होगा तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल होगा वो होगा अल्फ़ा, और वो जो अल्फ़ा होगा वो टीटा के बराबर में होगा। तो यहाँ पर जो डब्ल्यू होगा वो होगा 0 टू टीटा माइनस एम जी एल साइन अल्फ़ा, या फिर टीटा टू 0 डिग्री, डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम जी एल इंटीग्रेशन 0 डिग्री टू टीटा साइन अल्फ़ा बाई डी अल्फ़ा। डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एम जी एल साइन अल्फ़ा को कर देंगे इंटीग्रेट, हमें मिल जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा 0 टीटा। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एल कॉस टीटा माइनस कॉस 0, जो लिमिट है 0 और टीटा उसको सब्सटीट्यूट कर देंगे, इज इक्वल टू एम जी एल कॉस टीटा माइनस 1 कॉस 0 1 हो जाएगा माइनस 1 कॉस टीटा माइनस 1। डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस टीटा। तो यहाँ पे हमें मिल गया फाइनली वर्क डन। ये जो वर्क डन का जो मैग्नीट्यूड है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस टीटा। मतलब ग्रेविटी ने जितना भी जो वर्क की है ये बॉब को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के लाने के लिए उसका जो मैग्नीट्यूड है हमें मिल गया, जो कि है डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी एल 1 माइनस कॉस टीटा।
जैसे कि हमें मालूम है वर्क एनर्जी थ्योरम में हमने पढ़ा था, जितना वर्क डन होता है उतनी काइनेटिक एनर्जी होती है, जितना ज़्यादा वर्क डन उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, जितना कम वर्क डन उतनी कम काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पर हम कंसिडर कर लेते हैं वर्क डन इज इक्वल टू ई के, जो वर्क डन होगा एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा हाफ एम वी स्क्वायर, एम कैंसिल हो जाएगा, हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो 2 होगा इसको हम लोग यहाँ ले लेंगे और हमें मिल जाएगा वी स्क्वायर 2 जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। वी स्क्वायर हम लोग हटा देंगे और हम ये जो 2 जी एल 1 माइनस कॉस थीटा उसको रूट कंसिडर कर लेंगे, वी इज इक्वल टू रूट 2 जी एल 1 माइनस कॉस थीटा। तो हमने ये जो लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया, या फिर ये जो बेसिक सा जो लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उसका रिजल्ट और ये लॉ ऑफ मोशन का जो रिजल्ट है वो एग्जैक्टली सेम है, मगर जो मेथड है या फिर जो प्रोसेस है वो थोड़े डिफरेंट है। जो हमने जो लॉ ऑफ मोशन यूज़ किया वो जो मेथड था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, मगर ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो था सिंपल मेथड। तो जैसे कि मैंने बोला था, हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हेल्प से बहुत से कॉम्प्लिकेटेड और सिंपल प्रॉब्लम को हम लोग ईजी बना सकते हैं।